हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 7th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 11। तो बच्चों इस चैप्टर की थ्योरी हमने समाप्त कर ली है और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्नों को आज हल करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करके आए होंगे। अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाल लीजिए बच्चों, जिससे कि क्वेश्चन को आप देख सकेंगे और मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.1 क्वेश्चन ये है बच्चों, एक 100 ओम का प्रतिरोधक यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया है 100 ओम, दैट इज R = हो गया 100 ओम। देखो बच्चों मैं कई बार बता चुका हूँ, आंकिक प्रश्न हल करना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें जो आंकड़े जो डाटा दिया है उसको आप लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम ये देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त करना है, फिर सूत्र को प्रयुक्त करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। 200 वोल्ट दे रखा है बच्चों। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि ये 200 वोल्ट है, इसको क्या माने। मैंने उस दिन ये बताया था कि अगर न्यूमेरिकल में धारा और विभव के साथ कोई शब्द मेंशन नहीं किया गया है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चों वीआरएमएस हुआ, ये आरएमएस वैल्यू होगी विभव की, जबकि उसने कहा नहीं है, केवल 200 वोल्ट लिख दिया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो मान दिए होते हैं। अगर कहता शिखर मान तो V0 हो जाता। जब कुछ नहीं कह रहा है तो वर्ग माध्यमूल मान दे रखा है। तो ये है बच्चों 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से संयोजित है, दैट इज फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50 हर्ट्ज। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि परपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है। तो देखें बच्चों, परपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसलिए ओम्स लॉ से I = V/R होता है। तो IRMS कितना हो जाएगा VRMS/R, क्योंकि I = V/R तो IRMS = VRMS/R। तो वैल्यू पुट करिए, VRMS के स्थान पर 200 और R के स्थान पर 100, यानी करंट का जो वर्ग माध्यमूल मान है वो आ गया बच्चों 2 एम्पियर। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, इसमें एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। तो बच्चों शक्ति व्यय में आपको पता है कि P एवरेज, एक साइकिल में जो नेट शक्ति व्यय होती है VRMS × IRMS × cos फाई। लेकिन आपको ये पता है जब परपथ में बच्चों प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और विभव एक ही कला में होते हैं, यानी कलांतर 0 हो गया। तो फाई कितना हो गया यहाँ पर 0। तो वैल्यू पुट करें, P बार = कितना आएगा बच्चों, VRMS कितना है 200, IRMS कितना है 2। तो cos फाई कितना है, फाई 0 है बच्चों, तो cos 0 और cos 0 का मान 1, तो ये आ गया 400 वाट। है ना कितना इजी, बहुत आसानी से हल हो गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं 7.2 पर। आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे पहले बच्चों इनके एक बार टैली कर लेते हैं आंसर्स, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसको देख लेते हैं। 2.2 एम्पियर और 484 वाट आ रहा है, हमारा आ रहा है 2, इनका आ रहा है 2.2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, आंसर पे मत जाइए। 2.2 एम्पियर का वो ठीक रहा बच्चों, मैंने ये यहाँ पर आंसर चेक करके देख लिया
नहीं तो आप लोग ये कहते हैं कि सर बुक में तो 2.2 आ रहा है। 2.2 बच्चों तब आता जब वोल्टेज 220 दे रखा होता। यहाँ क्वेश्चन में 200 वोल्ट कह रहा है, तो या तो आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो यहाँ जो 200 वैल्यू दे रखी है करेक्शन करके 220 कर लें। भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। 220 करेंगे तो यहाँ 220/100 2.2 एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ 220 गुणा 2.2 करेंगे तो 484 आ जाएगा। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन सही तरीके से हुआ है। अब चलते हैं सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एसी आपूर्ति का शिखरमान 300 वोल्ट है, दैट इज शिखरमान है तो V0 हुआ 300 वोल्ट। चलिए कितना है एसी आपूर्ति, यानी जो एसी सप्लाई है उसकी पीक वैल्यू दे रखी है तो V0 लिखेंगे। तो आरएमएस वोल्टता कितनी है, यानी Vrms पूछा है, तो Vrms बच्चों आपको पता है Vrms कैसे निकालते हैं, V0/√2 वैल्यू रखिए 300/1√2 की वैल्यू 1.414, ये हो गया 300/1.414। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इससे, तो इसका डिवाइड करेंगे 1.414 से, ये तो आप कर ही लेंगे, 212.1 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू होगी बच्चों, जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू आ गई है। अब आगे देखते हैं बी पार्ट। इसमें कह रहा है एसी परपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है तो शिखर धारा कितनी होगी, यानी आईआरएमएस दे रखा है 10, धारा का आरएमएस मान दे रखा है 10 एम्पियर, तो शिखर मान पूछा है दैट इज़ I0 पूछा है। तो आपको पता है कि IRMS बराबर होगा I0/√2, तो I0 कितना हो गया, IRMS इंटू √2। IRMS के स्थान पर 10 गुणा √2 की वैल्यू 1.414, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14, ये पीक वैल्यू हो गई, धारा का शिखर मान हो गया। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इसके भी आंसर्स चेक करते चलते हैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात न रहे। 212.1 और 14.1 सही है, मैंने 2 डिजिट तक लिखा रहने दिया है, कोई फ़र्क नहीं। अब चलते हैं थर्ड 7.3 थर्ड क्वेश्चन। एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र, यानी एक कुंडली है, प्रेरित्र का मतलब कुंडली होगी बच्चों, और उसका जो इंडक्टेंस है, जो प्रेरकत्व है वो 44 मिली हेनरी दे रखा है, दैट इज़ L हो गया ये 44 मिली हेनरी। इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी, तो 44 गुणा 10⁻³ हेनरी, ये L दे रखा है। 220 वोल्ट यानी Vrms हो गया 220 वोल्ट, और 50 हर्ट्ज आपूर्ति यानी F हो गया 50 हर्ट्ज से जोड़ा गया है। परपथ में धारा के आरएमएस मान की गणना कीजिए, दैट इज IRMS पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आरएमएस वैल्यू निकालनी है धारा की। तो देखें IRMS Vrms दे रखा है, परपथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरकत्व कुंडली जुड़ी हुई है, तो प्रतिरोध की जगह क्या काम करेगा, प्रेरण प्रतिघात, और वो कितना होता है बच्चों, XL बराबर L ओमेगा। क्योंकि IRMS ओम्स लॉ लगाएंगे तो IRMS कितना आएगा बच्चों, Vrms, प्रतिरोध होता तो R आता, लेकिन कुंडली जुड़ी हुई है, ये कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, तो यहाँ XL आएगा।
तो इसलिए हम एक्सएल पहले निकाल रहे हैं और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। ठीक है, ये एक्सएल हो गया। तो यहाँ मान रखिए, तो आई आर एम एस वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर एम एस अपॉन एक्सएल के स्थान पर एल इंटू 2 पाई एफ। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। वी आर एम एस कितना है 220 बटे एल कितना है बच्चों 44 गुणा 10 की घात -3 गुणा 2 और पाई का मान 3.14 और एफ का मान 50। तो देखें 50 का और इसका मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, कितना हो गया 100, और 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -1, वो ऊपर चले जाएंगे तो एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2200 अपॉन नीचे क्या क्या बचा 44 इंटू 3.14। अब देखें 22 से काट दीजिए ये 100 बार और 22 से कट गए ये 2 बार। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, ये चले गए 50 बार। ठीक है, देखो 22 दूनी 44 किया था, फिर 2 से काट दिया 50 बार, यानी 50 बटे 3.14। अब इससे इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करते हैं, देखिए तो 15.9 आ जाएगा बच्चों। अब भाग करना तो नहीं सिखाऊंगा यहाँ, इससे इसमें डिवाइड करोगे 3.14 का भाग या दशमलव हटा लें तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ेंगे 5000। ऐसे आप भाग करेंगे, एक बार जाएगा 314, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है, और 4 में से 3 गया 1 बचा, ये हुआ। अब एक जीरो उतारोगे 5 बार चला जाएगा भाग, 5 बार जाएगा 1570, डिवाइड करिए, घटाइए, 0 16 में 7 गया 9 बचा। ठीक, और 7 में से 5 गए 2 बचे, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हासिल के 3, 9 एकम 9 और 3 12 और 9 तिया 27 और 1 28 चला गया, तो 15.9 एम्पियर आ गया। तो बच्चों ये 3 न्यूमेरिकल्स हुए, पहले इनका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलेंगे। अब बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी 7.4। एक 60 माइक्रोफेरड का संधारित्र। अब बच्चों सर्किट में संधारित्र जुड़ा है, जैसे इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा परपथ में संधारित्र हमने जोड़ा था, आपको ध्यान होगा ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इस तरीके से जोड़ा था, ये परपथ आपने पढ़ा है। तो इसका जो धारिता है संधारित्र की वो दे रखी है बच्चों, C बराबर, C से लिखेंगे 60 माइक्रोफेरड, तो इसको पहले फेरड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरड हो गया, फेरड में कन्वर्ट कर लिया लगे हाथों। 110 वोल्ट, तो आरएमएस वैल्यू हुई वोल्टेज की 110 वोल्ट। 60 हर्ट्ज आवृत्ति जो है वो कितनी दे रखी है, 60 हर्ट्ज दे रखी है। तो परपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो देखें बच्चों, अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ कुंडली लगी थी, अब इसमें संधारित्र जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 में संधारित्र है, तो इसमें बच्चों IRMS बराबर क्या होगा, BRMS अपॉन प्रतिरोध के स्थान पर धारितीय प्रतिघात आएगा XC। अब XC कितना होता है बच्चों, 1/ωc। ठीक है, और ओमेगा बराबर 2πf, तो 2πfc। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/2πfc, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो IRMS कितना हो गया, VRMS
इंटू 2π/FC, यही तो होगा। वैल्यूज़ रखनी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। IRMS कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करिए। तो अब आपको लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स बच्चों कितने सिस्टमेटिक वे से आसानी से सॉल्व होते चले जाते हैं। VRMS की वैल्यू 110 इंटू 2 इंटू 3.14 पाई का मान, और F का मान बच्चों यहाँ 60 है, और C का मान भी 60 है, लेकिन गुणा 10⁻⁻6 भी है। तो अब देखिए पावर्स को अरेंज करने का काम रह जाता है पहले। तो देखें, एक काम करते हैं, 11 दूनी 22, ठीक है, गुणा 3.14 गुणा 6 36 गुणा 10 की घात। अब देखें, 1 0 ये है, 1 0 ये 2, 1 0 ये 3, तो 3 प्लस होंगे तो माइनस के 3 रह जाएंगे, यही तो होगा बच्चों। अब इनका गुणा कर लो। 36 दूनी 72 का 2 हासिल के 7, 36 दूनी 72 और 7 79, ये हुआ। इनका मल्टीप्लाई हो गया, गुणा 3.14 और गुणा 10⁻⁻3, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई और करना है, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 792 3.14 मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 4 9 36 हासिल के 3, 4 7 28 और 3 31, 1 से करिए 792, 3 से करिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21 और 2 23, इनको ऐड करिए। 8 6 2 8, 9 और 1 10 और 6 16, 3 और 1 4 और 7 11 और 7 18, 3 और 1 4 और ये हो गया 2। अब देखें 2 अंक बाद दशमलव आएगा, ये हो गया 2486.88 गुणा 10⁻⁻3। अब इस -3 से ये डेसिमल पॉइंट हमारा 3 स्थान यहाँ खिसक जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों, 2.4868 एम्पियर। राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो यहाँ आगे 6 है, इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2.49 एम्पियर। इतनी RMS वैल्यू आ गई। मैं बच्चों एक बार स्क्रीन पर देख लूँ कि यहाँ तक का रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चों। अब चलेंगे 5th क्वेश्चन पर, ये आसानी से समझ में आ गई होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 5, अभ्यास 7.3 व 7.4 में, यानी तीसरे क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में, एक पूरे चक्कर की अवधि में प्रत्येक परपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में क्या था, तीसरे क्वेश्चन में एक कुंडली जुड़ी थी, आपको ध्यान होगा, L इंडक्टर जुड़ा था, और इस चौथे क्वेश्चन में क्या जुड़ा था, संधारित्र जुड़ा था। तो इन दोनों परपथों में शक्ति व्यय पूछा है बच्चों। तो अब देखें, हमने एक बात बताई थी कि जब प्रेरकत्व लगा होता है किसी कुंडली में, तो वोल्टेज धारा से L के सिरों पर जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ये बताया था। और जब संधारित्र जुड़ा होता है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे इस परपथ की बात करें चाहे इस परपथ की बात करें, कालांतर वोल्टेज और करंट के बीच 90 का हो गया। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पहले एवरेज पावर एक चक्कर में निकालनी है। सूत्र है आपके पास VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो 90 रखोगे, यहाँ कोई डाटा नहीं रख रहे क्योंकि पावर फैक्टर हमारा शून्य हो गया है बच्चों। कैसे, VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए सब कुछ 0 हो गया, यानी औसत शक्ति 6 शून्य होगी। यानी कोई भी, क्या पूछा था इसमें,
कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, तो 0 होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि कलांतर दोनों ही परपथों में, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो चाहे 4 हो, दोनों ही सर्किट्स में कलांतर 90 डिग्री का है, इसलिए एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 होगी बच्चों। औसत शक्ति 6 0 होगा, यानी कोई भी शक्ति अवशोषित नहीं होगी। तो इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बच्चों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक एलसीआर परपथ की, यानी एलसीआर परपथ है बच्चों, यानी एल जुड़ा है परपथ में और सी और आर। इनके सबके डाटा दे रखे हैं कि जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व दे रखा है बच्चों 2 हेनरी, यानी एल है 2 हेनरी, और संधारित्र जो है इसकी धारिता C बराबर दे रखी है 32 माइक्रोफैरड। तो इसको मैं फैरड में कन्वर्ट कर देता हूँ, 32 गुणा 10⁻⁶ फैरड। आगे R दे रखा है 10 ओम। अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर परिकलित कीजिए, यानी अनुनादी आवृत्ति पूछी है और इस परपथ के लिए Q का मान क्या है, Q फैक्टर पूछा है बच्चों। तो आपको पता है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र हमने ओमेगा आर बराबर पढ़ाया था 1/√LC, ध्यान होगा। तो वैल्यू पुट करनी है 1/√, L कितना है बच्चों 2 और C कितना है 32 गुणा 10⁻⁶। सॉल्व करिए, देखें 32 दूनी 64, 64 का वर्गमूल 8 आ गया, यानी 1/8। अब रह गए 10⁻⁶, इसका वर्गमूल 10⁻³ आएगा और ऊपर जाके वो 10⁻³ हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएंगे। ये हुआ, क्लियर होगी बात। जो थोड़ा लीड अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 का भाग 1000 में देना है। बात समझ रहे ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो 8 का भाग इसमें देंगे तो देखिए 8 एकम 8, बचे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, बचे 4, 40 हो गए, 8 पंजे 40, 125 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गई बच्चों अनुनादी आवृत्ति। अब आगे देखते हैं, आंसर चेक कर लें बच्चों 7.6। आंसर भी संग संग चेक करते चलिए। मान लो क्वेश्चन में कोई डाटा अलग होता है। 125, ठीक, 125 सेकंड इनवर्स। हाँ, सेकंड इनवर्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने जो यूनिट लिखी है सेकंड इनवर्स। हाँ, कुछ कह रहे, एक मिनट। हाँ बच्चों, अब चलेंगे आगे। इसी क्वेश्चन में आगे इसका Q फैक्टर पूछा है, Q। तो आपको पता है बच्चों Q, हमने Q फैक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, XL/R होता है, यानी L ओमेगा/R। XL L ओमेगा हो गया, तो L या ओमेगा/R कर लीजिए यहाँ पर, ओमेगा नॉट, L ओमेगा नॉट बताया था। अनुनादी आवृत्ति है, चाहे ओमेगा आर से लिख लो चाहे ओमेगा नॉट से लिख दो, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एल कितना है बच्चों 2 और ओमेगा नॉट अभी हमने निकाला है। ये ओमेगा आर लिखा है या ओमेगा नॉट एक ही बात है, 125। और नीचे बच्चों आर कितना है इसमें 10 ओम, तो 10 तो कितना हो गया, ऊपर 250 हो गए बटे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 आ गया।
इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है बच्चों, तो उसका क्वालिटी फैक्टर Q का मान 25 हो गया। अब चलते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन पर। 7th चैप्टर का 7th क्वेश्चन देखें। 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशित संधारित्र, यानी एक संधारित्र है 30 माइक्रोफैरड का, तो C हो गया। इसको फैरड में कन्वर्ट करिए तो 30 गुणा 10 की घात -6 फैरड हो गए। ठीक है। 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है, तो उसका प्रेरकत्व तो L दे रखा है 27 मिली हेनरी। इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 10 की घात -3 हेनरी हो गया। परपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है? ठीक है ना बच्चों, तो यही आवृत्ति होती है। LC दोलन पढ़ाए थे तो आवृत्ति इतनी ही आई थी, तो ओमेगा बराबर कितनी होगी 1/√LC। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके का हो गया, तो बराबर 1/L कितना है बच्चों 27 गुणा 10 की घात -3 और C कितना है 30 गुणा 10 की घात -6, ये हुआ। तो देखें जीरो को अरेंज करते हैं। देखिए 1/√27 लिख लिया, गुणा 3 लिख लिया, गुणा 10 की घात देखें ये -6 -3 -9 हो गए, लेकिन एक जीरो ये है तो माइनस के 8 रह गए, यही तो हुआ। अब देखें 27 गुणा 3 करें तो इसके फैक्टर करें तो 3 × 3 × 3 आएंगे, और एक 3 ये है तो 4 3 हो गए, तो 2 3 आ जाएंगे। तो यानी 27 दिया 81 और 81 का वर्गमूल 9 और 10 की घात -8 है, तो ऊपर 10 की घात वर्गमूल लेंगे -4 आएगी, ऊपर जाके 10 की घात 4 हो जाएगी और नीचे हो गए ये 9, वर्गमूल इसका 9 आ गया, तो 10,000/9 होगी बच्चों। इतना भी छोड़ सकते हैं सेकंड इनवर्स, या इसको डिवाइड कर लेना। देखो आंसर देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7.7। इसमें आ रहा है बच्चों 1.1, भाग कर ही दिया है, चलो मैं भी कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/9 कर लेता हूँ, गुणा 10 की घात 3 हो गया ना। देखो 3 जीरो तो मैंने यहाँ कर लिए और 1 जीरो अलग कर लिया, तो 10/9, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 9 एकम 9, यही तो चलता रहेगा, इंटू 10⁻3, ये हो गया। क्लियर हुई बात। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर इसमें ये कह रहा है बच्चों कि कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलाम है। यानी इस क्वेश्चन की ही बात हो रही है कि जो संधारित्र जोड़ा था, यानी सर्किट हमारा इस तरीके से है बच्चों, LC परपथ है, L और C। तो संधारित्र पर जो आवेश है, प्रारंभिक आवेश यानी Q0, वो कितना दे रखा है 6 मिली कूलाम। तो कूलाम में कन्वर्ट करिए तो 6 × 10⁻³ कूलाम हो गया। तो इसमें ये पूछा है परपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, प्रारंभ में परपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी और बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी, बात समझने की कोशिश करें भाई। तो सिंपल सी बात है, संधारित्र, पहले संधारित्र को चार्ज किया गया है, तो संधारित्र में जो ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा U बराबर Q0² 2C होती है, आपको पता है। तो Q0² करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 गुणा 10 की घात -6, इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2, और C कितना दे रखा है बच्चों 30 गुणा 10 की घात -6, 30 गुणा 10 की घात -6। इससे ये कैंसिल हो गए, तो कितना रह गया
2 से काट दें, 2 से काट दीजिए इसको, या एक काम करो, 2 तिया 6 हो गए, 6 बार कट गया, 6 और बटे 10 यानी 0.6 जूल इतनी ऊर्जा आ गई। अब मिलान कर लेते हैं, एर्थ 0.6 जूल। अब ये कह रहा है बाद में कितनी होगी। तो बच्चों एलसी दोलन जब हमने पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि इस परपथ में प्रतिरोध नहीं है। जब प्रतिरोध नहीं है तो इस ऊर्जा की हानि नहीं होगी, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च नहीं होगी। इतनी ही ऊर्जा बाद में किसी भी समय देखेंगे ऊर्जा इतनी ही रहेगी कि कभी जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो ऊर्जा यहाँ संचित हो जाएगी प्रेरकत्व में, हाफ Li0² उसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी। तो ऊर्जा का यहाँ क्षरण नहीं हो रहा, ऊर्जा क्षय नहीं हो रही, कन्वर्ट होती रहती है। संधारित्र जब चार्ज है तो इसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित है, और जब डिस्चार्ज होके जब इसमें प्रेरण की घटना होगी तो जब ये कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी, वो हाफ Li0² होगी, वो भी इतनी ही आएगी। तो यानी ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही, इसलिए बाद में भी ऊर्जा इतनी ही रहेगी। ठीक है ना बच्चों। तो अब चलेंगे बच्चों 9th क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलेंगे 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन पर। तो देखिए 9th क्वेश्चन में भी LCR परपथ दे रखा है, वो मैंने यहाँ बना दिया है कि एक श्रेणीबद्ध LCR परपथ को, तो देखिए LCR परपथ हो गया, जिसमें अब इनमें L, R और C के मान दे रखे हैं बच्चों। R दे रखा है 20 ओम, L दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों 9th, L दे रखा है 1.5 हेनरी, और C दे रखा है 35 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 35 × 10⁻⁻6 फैरड। क्लियर। अब जब आपूर्ति की आवृत्ति परपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी। यानी जो आपूर्ति की आवृत्ति परपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, इसका मतलब अनुनाद हो रहा है, यानी अनुनाद की अवस्था आ गई। तो अनुनाद की अवस्था है बच्चों, अनुनाद की अवस्था में हमने क्या बताया था कि XL बराबर हो जाता है XC, और Z कितना होता है इस परपथ का, जो प्रतिबाधा है इम्पीडेंस R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब XL और XC हो गए बराबर, तो ये पद शून्य हो गया, तो Z बराबर कितना रह गया √R², और √R² रह गया, और R² का वर्गमूल आ गया R। ठीक है। तो शक्ति क्षय पूछा है, तो बच्चों VRMS चाहिए, IRMS चाहिए। तो सप्लाई में वोल्टेज नहीं दिया इसमें, क्या कहाँ गया 9th क्वेश्चन। हाँ, परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो V कितना है यहाँ पर बच्चों 200 वोल्ट, तो ये VRMS हुआ। क्लियर। तो अब IRMS निकाल लें। IRMS कितना आएगा बताइए, VRMS अपॉन Z, और Z R के बराबर, तो VRMS अपॉन R, और VRMS 200 है, और R कितना है बच्चों 20 ओम, तो कितनी आ गई 10 एम्पियर। अब एवरेज पावर निकाल लेंगे आप। अनुनाद की अवस्था में फाई 0 हो जाता है, कोस फाई 0 हो जाता है अनुनाद की अवस्था में, क्योंकि XL माइनस XC ये तो शून्य हो गया। अनुनाद की अवस्था में फाई कितना होता है बच्चों 0, क्योंकि केवल R का रोल रह जाता है प्रतिरोध का, और प्रतिरोध जब परपथ में जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, तो फाई 0 हो जाता है। ठीक है। अब देखें P एवरेज कितनी हो जाएगी, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। आपको पता होगा बच्चों, मैंने ये बताया था, ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर फैक्टर R/Z होता है, और अनुनाद की अवस्था में बच्चों Z कितना आ रहा है हमारा R के बराबर, तो R/R, तो पावर फैक्टर बनी तो हुआ
तो फाई 0 ही तो है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। VRMS कितना है बच्चों? 200, और IRMS अभी निकाला है 10, और ये 1, तो 2000 वाट होगी। 2000 वाट या 2 किलोवाट कह सकते हैं, 2 किलोवाट। क्लियर? ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जी जी नमस्कार भैया। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेडियो को मेगावाट प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज़ से 1200 किलोहर्ट्ज़ तक समस्वरित किया जा सकता है। एक रेंज दे रखी है बच्चों। यदि इसके एलसी परपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 मिली हेनरी हो तो उसके परवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो जब ट्यून करते हैं रेडियो को बच्चों, तो उस एलसी परपथ की आवृत्ति इस आवृत्ति की रेंज के बराबर हो जानी चाहिए, तभी अनुनाद होगा और हमें उस रेडियो पर प्रोग्राम सुनाई देगा। तो कितनी दे रखी है? आवृत्ति दे रखी है 800 किलोहर्ट्ज़ से 1200 किलोहर्ट्ज़, यानी F1 से F2 करें तो F1 हो गई 800 किलोहर्ट्ज़, ठीक, और F2 यानी यहाँ से यहाँ तक की परास है 1200, तो 1200 तक, यानी इतने आवृत्ति तक का ट्यूनिंग करनी है हमें किलोहर्ट्ज़। यदि इसके एलसी परपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 मिली हेनरी माइक्रो हेनरी हो, यानी L दे रखा है 200 माइक्रो हेनरी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों हेनरी में, तो 200 गुणा 10⁻⁻6 हेनरी आ गया। ठीक है, इसको किलो हर्ट्ज़ है तो इसको हम बदल लेते हैं हर्ट्ज़ में, तो 10⁻³ और आएगा, और 2 ये हैं तो 8 × 10⁻5 हो गया हर्ट्ज़। ऐसे ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 वो 2 0 ये 5, तो 12 गुणा 10⁵5 हर्ट्ज़। तो जो देखो आवृत्ति बच्चों हम संधारित्र की धारिता बदल के बदल देते हैं। जो अनुनादी आवृत्ति होगी वो कितनी होती है एक्चुअली? ω0 बराबर 1/√LC होती है। तो C परिवर्ती होता है रेडियो के अंदर, तो C बदलने से आवृत्ति बदल जाती है। तो हमें इस परास में उसको ट्यून करना है रेडियो को, यानी जब आवृत्ति इतनी है तो C कितना होना चाहिए, और आवृत्ति इतनी है तो C कितना होना चाहिए, यानी C को कहाँ से कहाँ तक सकते हैं। तो इन दोनों आंकड़ों से हम C का मान निकालेंगे, यानी C1 C2 निकालना है कि कहाँ से कहाँ तक संधारित्र की धारिता को बदल सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ओमेगा आपको पता है 2π होता है, तो 2πF1 बराबर कितना हो गया? 1/√LC1, यानी जब आवृत्ति F1 है तब C कितना होना चाहिए, स्क्वायर कर दें तो 4π² F1² बराबर 1/LC1। तो C1 में इधर ले आता हूँ, तो C1 बराबर आ गया 1/4π² F1² × L। इससे C निकल आएगा, तो C1 बराबर देखें 1/4 π² का मान 9.86 रख देता हूँ मैं, और फ्रीक्वेंसी F1 का स्क्वायर, F1 है 8, तो इसका वर्ग करेंगे 64, और 10⁵5 का वर्ग करोगे तो 10⁵ कितनी हो जाएगी बच्चों? 10। ठीक है, गुणा L, L कितना है? 200 गुणा 10⁻⁻6, 200 गुणा 10⁻⁻6, ये हुआ बच्चों। अब हम पावर्स को अरेंज कर लेते हैं। ये जो पावर्स हैं इनको अरेंज करके देखते हैं फिर कितना आता है। तो देखें, यहीं करता हूँ मैं 1/, देखिए 10⁻10 10⁻10
और -6 4 रहेंगी बच्चों, पावर कितनी रहेगी 10 की घात 4। अब और जीरो और अरेंज करते हैं, 4 और 5 और 6, 2 जीरो वो हैं तो 10 की घात 6 हो गई। तो ऊपर जाके 10 की घात -6 कर लिया मैंने, 10 टू द पावर -6। अब नीचे क्या रह गया, एक तो रह गया बच्चों 4 इंटू 9.86 इंटू 64 इंटू 2, यही तो बचा। बाकी की तो पावर्स हमने अरेंज कर ही दी है, इनको सॉल्व करना है। तो देखें, मैं बच्चों ये देखूं स्क्रीन पर यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। आ रहा है, ठीक। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये सोल्व करके आ जाएगा। जैसे 10 टू द पावर -6 हैं तो हमें 10 टू द पावर 6 और करना होगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिजिट बहुत बड़ी आएंगी बच्चों। तो कहने का अर्थ ये है मेरा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 गुणा 10 की घात -12 ऐसे लिख सकते हैं भाई। 10 की घात 6 का मैंने गुणा कर लिया और 10 की घात 6 का, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -6 ही तो रह जाएंगे। 10 की घात 6 इंटू 10 की घात -12 सॉल्व करेंगे 10 की घात -6, इसका ये कर लिया अपोन नीचे 4 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 का इसमें गुणा करिए, 9.86 ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा 2 चौक 8 और 8 का इसमें गुणा, 8 चौक 32 हासिल के 3 और 8 छिंग 48 और 3 51 यानी 512 गुणा 10 की घात -12। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जब इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, किसमें 10 टू द पावर 6 है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख में जब भाग करेंगे तो बच्चों अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 197.8 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरड। इसको पिको फेरड लिख सकते हैं तो 197.8 पिको फेरड। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 लाख में भाग करोगे, ये डाटा आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों ये C1 यानी इतनी कब, इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक इसी तरीके से अब इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए निकालते हैं तो यहीं वैल्यू देखिए, ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला था तो यहीं C2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर F2 स्क्वायर इंटू L। अब वैल्यू रखते हैं 1/4 इंटू 9.86 इंटू F2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो 12 का स्क्वायर 144 गुणा 10 की घात 5 का 10 की घात 10 हो गया, ये आ गया गुणा L। L कितना है बच्चों 200 गुणा 10 की घात -6, 200 गुणा 10 की घात -6। ठीक इसी तरीके से यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरीके से। अब तो जैसे गुणा करके आप डिवाइड कर ही लेंगे बच्चों, तो ये डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ये आ जाएगा 87.9 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरड। तो इसको लिखेंगे 87.9 पिको फेरड, यानी इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए। 87.9 से लेकर 197.8 पिको फेरड तक वेरिएबल होनी चाहिए उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता इतनी बदलनी चाहिए, तभी यहाँ पर हम ट्यूनिंग कर पाएंगे इस फ्रीक्वेंसी परास के लिए, इस आवृत्ति परास के लिए। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर लेना बेटा। इसमें अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, फिर 10th, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 10th, मैंने डाला नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर चलते हैं। हाँ गया क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परपथ दिखाया गया है। तो LCR परपथ है बच्चों, इसको कोई विशेष बात नहीं है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं R C और L।
तो LCR श्रेणी परपथ हो गया। जैसा अभी मैंने बनाया था, एक सीध में बना दो या ऐसे बना लो, श्रेणी क्रम में ही हैं, श्रेणीबद्ध हैं। तो इस परपथ में परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो जो वोल्टेज है 230 दे रखा है, तो बच्चों ये RMS वैल्यू हो गई 230 वोल्ट। और L, C और R के मान दे रखे हैं। L दे रखा है 5 हेनरी, आप बच्चों बुक में देख रहे होंगे अपनी। और C 80 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट करते हैं तो 80 × 10⁻⁻6 फैरड। और R 40 ओम। ये डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है कि स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परपथ में अनुनाद उत्पन्न कर सके। अनुनादी आवृत्ति पूछी है बच्चों। तो देखें, अनुनाद की अवस्था में अभी हमने बताया था कि ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। ठीक है, क्लियर। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा बराबर 1/√L का मान बच्चों 5 और C का मान 80 × 10⁻⁻6। तो देखें 10⁻⁻6 के तो हो गए 10⁻⁻3 और ऊपर जाके हो गए 10⁻³ और 8 पंजे 40, 400 और 400 का वर्गमूल 20, तो 20 × 10⁻3 यानी 2 × 10⁻4 सेकंड इनवर्स, 2 × 10⁻4 आ गया। मिलान करते चलें बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर 50 रेडियन पर सेकंड, 50 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। कहाँ गलती हो गई? अरे बच्चों सॉरी, 1/ही तो हुआ, ये गलती कर दी हमने। सही रहा, देख लिया। देखिए ये तो हो गए ऊपर 10⁻³ और ये अपॉन में है ना नीचे, 8 पंजे 40, 400 का वर्गमूल 20, 20 नीचे आएगा तो 1000/20 हो गया बच्चों। और 1000/20 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये कोणीय आवृत्ति आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि परपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। ठीक है, परपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम। तो परपथ की प्रतिबाधा बच्चों कितनी होगी, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और XL कितना होगा L ओमेगा। तो पहले XL और XC अलग से निकाल लें। XL कितना होगा L ओमेगा, तो बराबर L कितना है बच्चों 5 और ओमेगा कितना निकाला है हमने 50, तो 250 आ गया ओम। क्लियर। ऐसे XC निकालिए 1/ω/C, 1/ω कितना है बच्चों 50 और C कितना है 80 × 10⁻⁻6, तो 80 और 10⁻⁻6 ऊपर ले गए प्लस के हो गए 10⁻6 और 2 जीरो ये, और 8 पंजे 40 करेंगे तो 3 जीरो 4000 हो गए, 3 जीरो कम कर दिए तो ऊपर हो गया 1000 बटे नीचे रह गया 4, यही तो रह गया। तो ये कितना आ गया, ओ हो 4 250 ही तो आएगा। अनुनादी आवृत्ति पर ही निकाल रहे हैं हम, तो XL और XC तो बराबर आएंगे ही बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो और R कितना है 40, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो Z बराबर √R² की जगह 40 का स्क्वायर प्लस ये दोनों बराबर हैं 250 माइनस 250, ये तो शून्य हो गए, तो केवल 40 का वर्ग रह गया यानी 40 आ गया, यानी R के बराबर ही आएगा 40 ओम। प्रतिबाधा इतनी हो गई। अब आगे क्या पूछा है, परपथ
कि प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालना है, यानी धारा आई नोट निकालनी है। आयाम का मतलब धारा का शिखर मान। तो आई नोट कितना हो जाएगा बच्चों, वी नोट अपॉन जेड, और जेड की जगह आर, तो आई नोट बराबर वी नोट अपॉन आर। और वी नोट कैसे निकालोगे, वी आर एम एस √2 से बटे आर। भाई वी नोट तो हमें पता नहीं है, आर एम एस वैल्यू पता है, और हमें पता है कि वी आर एम एस कितना होता है बच्चों, वी नोट अपॉन √2। यहाँ से वी नोट कितना आ गया, वी आर एम एस √2, वो यहाँ लिखा है मैंने, वैल्यू पुट करिए। वी आर एम एस दे रखा है 230 गुणा 2 का वर्गमूल 1.414। हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो, और आर की वैल्यू है 40। एक सेकेंड, हाँ बताओ। हाँ बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आगे चलते हैं। तो इसको सॉल्व कर रहे थे बच्चों, 1 0 से 1 0 काट दिया, और इसका मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, 8.1 एम्पियर। ये शिखर मान आ गया बच्चों, ठीक है। मैंने ऐसे ही कर दिया है, आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करके 4 का भाग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। क्या मैं करके दिखाऊँ आपको, हो तो वीडियो ही लेंदी होता है। 1.414, इसमें 23 का गुणा करना है बच्चों। 8 और 4 12, 2 2 4 और 1 5, और 8 और 4 12, ये आ गया। और 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, और इसमें भाग करेंगे 4 का, 4 का भाग 32.52 2 में करिए। देखिए 4 8 32, कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाया, 5 उतारा, 4 एकम 4, 1 बच गया, फिर 2 उतारा, 4 तिया 12। नहीं आ रहा है, मैंने 8.1 लिखा रहने दिया, 8.13 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं अब सी पार्ट पर। ये कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, ये पार्ट तो ये हो गया, और बी पार्ट प्रतिबाधा पूछी थी, ये बी पार्ट था। अब चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में कह रहा है कि परपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभव पतन के आरएमएस मानों को निकालिए, दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर एलसी संयोग के सिरों पर विभव पतन 0 है, ठीक है। तो तीनों अवयवों का आरएमएस मान को निकालना है विभव पतन के, यानी आर के सिरों पर कितना वोल्टेज होगा ये निकालना है, यानी वी आर के सिरों का और उसकी आरएमएस वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, आई आर एम एस इंटू आर, वी बराबर आई आर होगा ना। और आई आर एम एस कितनी निकाली है, अभी नहीं निकाली है, तो आई आर एम एस भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आई नोट आया है। तो आई आर एम एस निकालता हूँ मैं, हाँ, आई आर एम एस बराबर आई नोट √2। आई नोट कितनी है, ओ सॉरी, आई नोट अपॉन √2। तो आई नोट कितना है, 8.1 बटे √2 कितना हुआ, 1.414, यही तो आया, ठीक है। दशमलव से दशमलव हटा दिए, 8100 बटे 1414, इतना ही रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो 8100 बटे 1414 गुणा आर कितना है बच्चों, 40, ठीक है। 4 से काटिए 10 बार, नहीं सॉरी, कुछ मत काटो, गुणा कर दो, सिर्फ काटो मत, कटेगा वैसे भी नहीं पूरा, इंटू 40 है ना, सीधे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो या एक काम करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पता बार तीनों में मल्टीप्लाई करना है ना हर एक उसमें। तो 1414 को डिवाइड करते हैं 8100 में, यहाँ कर दूँ बच्चों, 1414 का भाग करना है 8100 में, तो 14 पंजे 70, 14 छिंग 84 ज़्यादा हो गए, तो 5 घटाइए 0, 10 में 7 गया 3,
और यहाँ 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ 1 है, 10 रह गए तो 0 बचा 0, और 8 में से 7 गया 1030, दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, तो कितनी बार चला जाएगा? हमें कुछ अंतर नहीं लगा, अच्छा हाँ 5 आ तो रहा है, 5 हुआ ना, तो कितनी बार जाएगा? 5 पॉइंट करना है बच्चों, तो 9 बार चला जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार देखते हैं। सात बार चला गया, ठीक है, तो 5.7, तो ये कितना आ गया? IRMS आ गया 5.7। अब ये बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, 5.7 एम्पियर। अब यहाँ इंटू 40 करना है, तो 40 करेंगे तो देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 19 22, 228 और एक 0, तो 228 वोल्ट। ये प्रतिरोध के सुरों का विभवांतर हुआ। बच्चों आंसर चेक कर लेते हैं हम, सही रहेगा। आंसर चेक करके बताते हैं। इनका आ रहा है आर के सुरों पर 230, हमारा 228 आ रहा है। 230 इसलिए आ रहा है बच्चों, 228 और 30 में अंतर नहीं है। जैसे हम 5.7 कैलकुलेट किया है, आगे और डिजिट तक करेंगे तो अंतर पड़ेगा, इतना छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है 228 और 230 में, क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं कट रही है ना। 5.7 और डिजिट तक निकालें, अगर इसको और डिवाइड करें तो और वैल्यू आएगी, तो और मान बढ़ेगा। तो मैं 228 ही छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही एल के सुरों पर पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इधर करूँगा बच्चों में। हाँ तो बच्चों आर के सुरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप था, जो विभवांतर था, वो हमने यहाँ निकाला 228 वोल्ट। अब बच्चों में ये कह रहा था कि जैसे बुक में 230 आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि ये हमने जो डिवाइड किया है और भी डिजिट हम यहाँ निकाल सकते थे, इसके आगे और भी डिजिट होंगी। या हम आपको बिल्कुल 230 ही चाहिए कि नहीं सर हमें बिल्कुल 230 निकाल के दिखाइए, तो इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों कि हम डिवाइड नहीं कर रहे। ये जो हमने I0 से IRMS निकाला है, ये यहाँ डिवाइड किया है, तो अब डिवाइड न करें तो देखिए क्या होगा। जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, IRMS निकाल के दिखाता हूँ। IRMS बराबर, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। IRMS बराबर BRMS √2/R ये रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आई थी इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, इतना ही छोड़ देते हैं। 23 सॉरी I0 है, IRMS I0/√2, तो I0/√2, तो I0 का यही मान रख देते हैं बच्चों, इसको डिवाइड नहीं कर रहे। 230 गुणा 1.414 या √2 ही लिख दो इसको, अपॉन 40 और √2, ये √2 से √2 कैंसिल, 0 से 0, 23/4 इतना छोड़ लेते हैं। ये भी इतना ही आएगा बच्चों। 4 का मैं 23 में डिवाइड करूं तब भी 5.7 ही आएगा। इसके आगे भी तो और डिजिट आएंगी, तो अब मैं इसको अपॉन में ही रखता हूं। अब देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो IRMS कितना आया? 23/4, 23/4 गुणा 40, तो 4 से ये 10 बार कट गया, और 10 का ऐसे करोगे 230 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो। बिल्कुल आपको 230 ही चाहिए तो वो भी सही था, या ऐसे समझ लें। तो चलिए आगे एल के सुरों पर भी विभवांतर निकालना है, वो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। IRMS आपके पास है ही, या यहाँ कर देते हैं बच्चों। तो सॉरी, जो कपड़ा था बेटा, यहाँ एल के सुरों पर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के दिखाता हूँ। सी पार्ट ही चल रहा है, यानी VL
RMS, V बराबर IR होता है, तो I RMS और R के स्थान पर यहाँ इंडक्टर की प्रेरण प्रतिघात लगेगा XL, और XL हम निकाल चुके हैं बच्चों। XL कितना आया था 250, और IRMS कितनी आई है 23/4, 23/4 इंटू XL कितना है 250 है, यही तो है 250 ओम। तो अब इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 23, या हम मल्टीप्लाई कर लें पहले, 25 2 0, 25 या 75 के 5 हासिल के 7, 25 दूनी 50, और कितने थे 7, 57/4, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे 0.5 वोल्ट, 1437.5 वोल्ट आ गया बच्चों। इसका आंसर चेक कर लें। इसमें आ रहा है बेटा 1437.5, बिल्कुल सही। अब सी के सुरों पर निकालते हैं, उसको मैं नीचे निकाल के हल कर देता हूँ। यहाँ पर सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों कितना हो जाएगा, VCRMS बराबर IRMS इंटू XC, और XC भी हमने निकाल लिया है, वो भी 250 है, तो सेम आएगा 23/4 गुणा 250। तो इसके सुरों पर अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी इतना ही आ जाएगा 1437.5 वोल्ट। क्लियर। अब आगे ये पूछ रहा है कि दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सुरों पर विभव पतन शून्य है। LC यानी L और C के सुरों का जो विभवांतर, अब पता है बच्चों L और C विपरीत कला में होते हैं। L के सुरों का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और ये पश्चिमगामी विपरीत कलाओं में होने के कारण परिणामी विभवांतर शून्य रह जाएगा। यानी L और C के अक्रॉस, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, इसे फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, कि जैसे ये I है, तो L के सुरों का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री अग्रगामी और ये पश्चिमगामी, और VL और BC बराबर होंगे। कब? जब अनुनाद होगा। तो VL और BC बराबर हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा V इक्वल्स टू वो VL माइनस VC होगा। L और C के अक्रॉस निकालना है, तो VLC बराबर, VL अभी निकाला है बच्चों हमने, नहीं ये निकाला है। RMS वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो ये RMS की बात कर रहे हैं, RMS लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, VL माइनस VC करेंगे, यानी ये RMS वैल्यूज़ की ही बात हो रही है। तो कितना करेंगे बच्चों, 1437.5 माइनस 1437.5, तो कितना आ गया, शून्य आ गया। यही हमें दिखाना था। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अतिरिक्त अभ्यास आगे कराएंगे, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप अपनी कॉपी पर करिएगा, और उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, इंटरेस्ट भी आया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।